हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंटरफेरेंस के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और इसमें हम पहले कोहेरेंट सोर्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोहेरेंट सोर्स ये शब्द बार बार चलेगा इंटरफेरेंस के लिए। जब भी इंटरफेरेंस के लिए बात चलेगी तो पहली चीज होगी कि जो लाइट सोर्स है आपके वो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। ये कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? हमने हाइगन्स वेव थ्योरी में डिस्कस किया था कि कोई भी जब सोर्स है आपका लाइट का, ये लाइट इमिट करेगा तो इसमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और वो पार्टिकल वाइब्रेट करें जब टू और मोर, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल है। दूसरा सोर्स हमने ये ले लिया S2, ये S1 है, इसके भी पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे क्योंकि जब तक पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे तो मीडियम में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता और ये वाइब्रेट करेंगे, EM वेव जनरेट करेंगे। अब इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल के बीच में कांस्टेंट फेज होना चाहिए। कांस्टेंट फेज, कांस्टेंट फेज का मतलब ये है कि फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब दो सोर्स से हमारी वेव निकलती है, वेव जनरेट हुई, और वो जब वो वेव जनरेट किसके कारण हुई है? वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल की वजह से हुई। और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होंगे दोनों सोर्स के, तो उनके बीच में या तो कांस्टेंट फेज रहे, या कांस्टेंट फेज होने का मतलब है ये टाइम इंडिपेंडेंट रहे। टाइम इंडिपेंडेंट यानी ये भी हो सकता है कि बोथ आर इन सेम फेज। अगर वो सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस जीरो। ये भी हो सकता है कि उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहे और वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ उसमें किसी प्रकार की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोल देंगे? दीज सोर्स आर दी कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स के लिए कंडीशन क्या क्या है कि कंडीशन टू ऑब्टेन दी कोहेरेंट सोर्स, पहली कंडीशन ये है कि ये दोनों के दोनों सोर्स हैं, एक ही सोर्स से जनरेट होना चाहिए, यानी बोथ आर जनरेटेड बाय सिंगल लाइट सोर्स। सिंगल लाइट सोर्स। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि जो ये वेव्स निकलती हैं, हमने पढ़ा था जब हम प्रिज्म को डिस्कस किए, प्रिज्म में क्या था कि हमने जब एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे फॉल किया तो उसकी स्प्लिटिंग हुई थी 7 कलर में। इसका मतलब कलर रिप्रेजेंट द वेवलेंथ, मीन ए व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट colored light or consist of the light having the different wavelength. But if there is different wavelength, mean there is phase difference also variation with respect to time. So second condition is that both are monochromatic light. Monochromatic light. Monochromatic mean single wavelength light. दोनों की दोनों है वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, उसमें आपके वेवलेंथ वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर वेवलेंथ वेरिएशन होगा तो जो फ्रिंज बनेगी ओवरलैप करके वो कलर्ड दिखेंगी आपको। और तीसरी कंडीशन है कि जो पाथ डिफरेंस है, थर्ड कंडीशन इज पाथ डिफरेंस इज नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब ये हुआ कि नॉट लार्ज, यानी जो ये दो वेव हैं जब इनकी इंटरमिक्सिंग होनी है तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस है वो लार्ज नहीं होना चाहिए। उससे का कारण क्या होगा? अगर पाथ डिफरेंस लार्ज है तो गैप जो ज्यादा आया है उसमें डिफरेंट या ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेव सुपरिम्पोज एंड गिव द इंटरफेयर एंड रिजल्ट आल्सो डिफर फ्रॉम द
expected result. So these are the three basic conditions to obtain for the coherent source. And condition for interference is that in case of interference, first or important condition is light source or coherent source. So now we discuss the phenomena interference as. देखिए हम अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस ये एक लाइट फिनोमिना है, और लाइट फिनोमिना भी कैसा फिनोमिना है, इसमें टू और मोर लाइट सुपरइम्पोज in such a way that either crust of one wave fall on the crust of other and trough of one wave fall on the trough of the other wave, or we can say that crust of one wave fall on the trough of the other and trough of first wave fall on the crust of the another wave. Mean interference actual में superimpose of two wave, और ये सुपरइम्पोज दो तरीके का है। एक में क्या होगा कि करस्ट है वेव की, वो करस्ट पे फॉल करे और रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाए। दूसरे केस में क्या होगा कि एक वेव का करस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पे फॉल करे और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसका कम हो जाए। इस तरह का जो आपका इंटरफेरेंस है ये कंस्ट्रक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव, और ये था डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ एम्पलीट्यूड राइज, यहाँ एम्पलीट्यूड डिक्रीज, यहाँ इंटेंसिटी इंक्रीज, यहाँ इंटेंसिटी डिक्रीज। अब ये बात चलती है कि इंटरफेरेंस की नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके। पहली कंडीशन है लाइट सोर्स must be coherent, must be coherent। coherent होने का मतलब ही हो गया they have constant phase difference or phase independent, phase difference independent of time, ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है बोथ वेव हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि लाइट सोर्स है, जो लाइट सोर्स must be narrower in size, यानी बहुत छोटे साइज होने चाहिए। नंबर 4, लाइट सोर्स मस्ट बी वेरी क्लोज टू वन अनदर, very close to one another. These are the some basic condition for the interference or well interference. So by using these condition, now we discuss the Young double slit experiment. So you can note these important things in your notebook and make the notes. Now we discuss the pattern of interference using the Young double slit experiment. Here I will write as Young's double slit experiment. Young double slit experiment. Here we take a light source S. It generate the light, and we देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, एक लाइट सोर्स लिया
यहाँ एक स्लिट रखी जिसमें 2 पिन होल हैं। एक पिन होल यहाँ पे है S1 पे और एक पिन होल यहाँ से है S2 पे। यहाँ से जब लाइट जाएगी बाकी लाइट ब्लॉक हो जाएगी, केवल इससे लाइट निकलेगी और इससे लाइट निकलेगी, 2 पिन होल से। सेम सोर्स से जनरेट है और S1 और S2 वेरी क्लोज है दोनों के दोनों, तो ये कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ हमने स्क्रीन ली, इस O पॉइंट पे अगर देखें, यहां से जो लाइट निकलेगी वो यहां पहुंचेगी इस पे, यहाँ, और यहां से जो लाइट पहुंचे वो भी यहां पहुंचेगी इस पॉइंट के ऊपर। तो ये दोनों की दोनों लाइटें इस पे आपके सुपर इम्पोज करके यहां पहुंचेंगी। ये सोर्स जो आपकी स्लिट और जो स्क्रीन है इसके बीच का डिस्टेंस हमने डी ले लिया, कैपिटल डी है ये। कैपिटल डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, and this is the O, and S1 and S2 are separated by the distance D. O be the middle point of this S1 and S2. So to find out the position of fringe, first we know very well, we know that nature of fringe depend on path difference between two wave generated by source S1 and S2। ये जो लाइट जनरेट हुई है इनसे जो ये दोनों वेव पाथ ट्रेवल करेंगे उनके बीच का पाथ डिफरेंस, हम क्या चाहते हैं कि इस P पॉइंट के ऊपर फ्रिंज कैसी बनती हो। तो S1 का पाथ डिस्टेंस निकालो, ये कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है ये वाला, और S2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वहां तक वो निकाल लो। ये दोनों आप इस पॉइंट पे डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये तो आप S1 और S2 यानी हम देखेंगे कि पाथ डिफरेंस डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देंगे, पाथ डिफरेंस को डेल्टा, डेल से। ये किसके इक्वल होगा, S2P माइनस S1P। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यानी P पॉइंट के ऊपर जो फ्रिंज बनेगी उसकी नेचर इस बात पे डिपेंड करेगी कि S1 सोर्स से जो लाइट गई और S2 सोर्स से जो लाइट गई P पे, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो हमें सबसे पहले इसका यूज करेंगे और पाथ डिफरेंस निकालेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है P, इसके सेंट्रल पोजीशन O से x डिस्टेंस पे है, हमने इसको x डिस्टेंस कंसीडर कर लिया। फ्रॉम डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल ले ले, S1BP। आप डायग्राम से देख सकते हैं S1BP, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ली है। इन राइट एंगल ट्रायंगल S1BP, ये वाली ट्रायंगल है S1 से B, B से P, ये वाली। तो हम सब जानते हैं कि S1P का होल ऑफ स्क्वायर बराबर है S1 से B का होल स्क्वायर प्लस B से P का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। कौन सी थ्योरम हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट करें, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 से B। देखिए S1 से B ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस तो कैपिटल D है। S1B को हमने कैपिटल D रख देंगे, D इसके। B से P का डिस्टेंस देखिए, अब आप यहां देखिए ये टोटल डिस्टेंस D है, तो ये हाफ हो गया D/2 और ये भी डिस्टेंस कितना हो गया D/2। तो हमें कितना डिस्टेंस निकालना B से P का। O से P का डिस्टेंस x है, मैं यहां ऐसे लिखता हूं, O से P का डिस्टेंस है x, O से B का डिस्टेंस है D/2 और B से P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OP माइनस OB।
यानी x माइनस डी बाई टू, ये डिस्टेंस बन जाएगा। आप इसको ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू रखूं x माइनस डी बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर। रीअरेंज करते हैं, S1p क्या बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस x माइनस डी अपॉन टू का होल ऑफ स्क्वायर, और पूरे की पावर रूट में लेके आनी है हमें। तो रूट का मतलब हो गया 1/2 पावर। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर। हमने क्या करना, डी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। जब डी स्क्वायर को रूट से बाहर लेंगे तो डी बाहर आएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो गया x माइनस डी बटे टू डिवाइडेड बाई ऊपर वाले का तो होल स्क्वायर है, नीचे डी का स्क्वायर है, और पावर होगी 1/2। ध्यान देना इस बात पे। हमने इसको कैसे सोल्व किया मैं अलग तरीके से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ दे रखा हो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे दे रखा हो, या इसका रूट दे रखा हो। आपको 5 कॉमन लेना है। जब 5 कॉमन लेना हो तो 5 का रूट बाहर आएगा, 5 की 1/2। इसके पास 5 नहीं है तो इसको तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 की 1/2 ऐसे बनेगा। वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ डी स्क्वायर को बाहर लिया तो डी स्क्वायर का रूट यानी डी बाहर आएगा सिर्फ। इस बात को बिल्कुल मैथमेटिकली नोट कर ले। तो यहाँ क्या बचेगा 1। इसके पास डी स्क्वायर नहीं था तो इसलिए इसको हम डी स्क्वायर से भाग दे दिया। अब यहाँ कंडीशन कौन सी लगाएंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब भी यहाँ 1 हो, ध्यान देंगे यहाँ 1 हो और ये वाली टर्म 1 से बहुत छोटी हो। छोटी कैसे होगी, डी, ये डिस्टेंस इन दोनों सोर्स के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू का स्क्वायर और भी छोटा, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर और भी बड़ा। तो ऊपर जो वैल्यू होगी वो बहुत छोटी और नीचे बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे समझ लो इसको। मैं यहाँ आपको अलग से समझा देता हूं कि मान लीजिए ऐसे हो 1 + 3/10 की पावर 1/2। देखो ये तो 1 हो गया, 3 छोटी वैल्यू है ऊपर है, 10 बड़ी वैल्यू है नीचे। तो 3 को 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो और भी छोटी वैल्यू होगी, और उसका फिर स्क्वायर कर दिया जाए तो और भी छोटी वैल्यू हो जाती है। छोटी वैल्यू का स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर और भी स्मॉल, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर और भी बड़ा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एक के कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। ये कंडीशन होगी 3/10 की। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो एक थ्योरम लगती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपको ऐसे याद करना है, 1 + x की पावर n दे रखा हो तो 1 + ये n है, यहां आ जाता nx, ऐसे बन जाता। ये बाइनोमियल थ्योरम है। यहाँ अप्लाई कर दे, ये d ऐसे कैसा, ब्रैकेट ऐसे कैसा, ये 1/2 यहां आ जाएगा। 1 + ये तो x माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ऐसे कैसा रहेगा, और 1/2 है ये देखो n इंटू दिस, इसके साथ गुणा करनी है हमने, तो मल्टीप्लाई में 1/2 और नीचे d का स्क्वायर है, और यहां से पावर हट जाएगी। बात समझ में आई। हमने क्या किया, 1/2 को यहां मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया। 1/2 यहां आएगा, 1/2 ये आ गया 1/2, और ऊपर पावर खत्म हो जाती है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखें, इस d की अंदर मल्टीप्लाई करो, इस d की इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा d प्लस इस d की, ये d स्क्वायर है, d से एक d काटोगे तो ये बचेगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दो आप। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल इजी था, इसको नोट कर लें एक बार, फिर हम दूसरा डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो नोट कर लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं दूसरी ट्रायंगल का यूज करूंगा, यही मेथड यूज करूंगा। तो मैं इक्वेशन सेकंड को छोड़ के बाकी सबको साफ कर देता हूं। यहां से मैंने इसको हटा दिया यहां से। ये इक्वेशन सेकंड है, और इस इक्वेशन सेकंड को मैं यहां लिख देता हूं कि हमारे पास S1p की जो वैल्यू आई है वो आई है d प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ d। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे फ्रॉम डायग्राम। इन राइट एंगल ट्रायंगल S2AP, इस ट्रायंगल में फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसमें 90 डिग्री बना तो क्या बन जाएगा, S2P
का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू S2A का होल स्क्वायर प्लस AP का होल ऑफ स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम लगा दी हमने? पाइथागोरस थ्योरम इनमें अप्लाई की है। वैल्यू पुट करें, S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2 से A का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो गया? स्लिट और स्क्रीन के डिस्टेंस के बराबर हो गया, कैपिटल D का स्क्वायर प्लस A से P का डिस्टेंस। यहां से मेजरमेंट करनी है P की। देखो P से OX है और नीचे D/2 है, तो X प्लस D/2 का होल ऑफ स्क्वायर। वही कंडीशन लगा दे हम, S1P निकालना है तो D स्क्वायर प्लस X प्लस D/2 का होल ऑफ स्क्वायर और इसका रूट निकाल लेंगे। रूट का मतलब हो गया 1/2 पावर। अब हमें वही प्रोसेस D स्क्वायर को बाहर निकालना है, तो D बाहर आएगा क्योंकि रूट है, D स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? D। यहाँ 1 बचेगा जो हमने पहले स्टेप किया वैसे का ऐसे। ये X प्लस D/2 का होल स्क्वायर और इसके पास D स्क्वायर नहीं था तो D स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे। वही कंडीशन फिर आ गई है। कौन सी कंडीशन आ गई? कि 1 ग्रेटर देन X प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन D ऑफ स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई। ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वैल्यू बड़ी है, तो वही बाइनोमियल थ्योरम फिर अप्लाई करें। बाइनोमियल थ्योरम जैसे ही अप्लाई करोगे 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन गया X प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D स्क्वायर और इस D की वापस मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा D प्लस इस D की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया X प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ D। ये S2P की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इस तरीके से S1P और S2P हम निकाल सकते हैं। ये दोनों की दोनों वैल्यू, एक ये निकाल दी थी हमने पहले और एक ये वैल्यू निकाल दी। इनको नोट कर लें ऐसे कि ऐसे। अब हमें इसको कहां पुट करना है? पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं इसको। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, पहले S2P की वैल्यू पुट करनी है। ये S2P कितना हो जाएगा? D प्लस X प्लस D/2 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D स्क्वायर माइनस, इसको पुट करना है, इसको पुट करो तो माइनस का D माइनस का X माइनस D/2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ D। D स्क्वायर नहीं, D है। इस D से ये D कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा क्या बन गया? देखो इसके पास भी 2D है, इसके पास भी 2D है, 1/2D कॉमन ले लो। यहां बच गया X प्लस D/2 का होल स्क्वायर और ये बच गया X माइनस D/2 का होल ऑफ स्क्वायर। सिंपल स्क्वायर खोलना है हमने, 1/2D A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर खोलो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2X D/2 मल्टीप्लाई कर दे, माइनस ब्रैकेट लगा लें, इसका स्क्वायर खोलो, X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 माइनस 2X इंटू D/2 ब्रैकेट बंद कर दें। एक स्टेप और बढ़ेगा हमारा, बस 2D इंटू ऐसे कैसा लिखो X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस इस 2 से इस 2 को काट दो XD। इस माइनस को खोल दें। जब इस माइनस को खोलेंगे तो जो अंदर प्लस के हैं वो तो माइनस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस के। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस इसके साथ लोगे तो माइनस D स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इस 2 से 2 काट दो, ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा X इंटू D। अब देखिए ये कट गया, X स्क्वायर से ये इससे कट गया तो कितना बच गया? 1/2D इंटू XD और XD 2XD। 2 से 2 काट दो और फाइनल हमारा पाथ डिफरेंस है वो बचेगा XD अपॉन कैपिटल D। ये इंपॉर्टेंट है पाथ डिफरेंस, क्योंकि जब तक हमें पाथ डिफरेंस का नहीं पता लगेगा हम कभी भी फ्रिंज विड्थ नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब हम फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारी कंडीशन थी कि हम पाथ डिफरेंस निकालें। अब सपोज कर लो कि P पर NH फ्रिंज बनी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप।
अब देखिए, अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं क्योंकि हमारा बेसिक चीज है, ये लास्ट वाली बची है। हम मान लेते हैं लेट एट पॉइंट P nth fringe formed, then delta path difference is equal to x की n d अपॉन कैपिटल D। ये फॉर्मूला हमारा बच जाएगा। यानी जो डिस्टेंस है वो nth फ्रिंज का, इसलिए इसके पैरों में n लिखा है, x के मल्टीप्लाई में नहीं है। ये ध्यान रख लें, इसके पैरों में है n, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। अब हम एक एक बात करेंगे। मान लीजिए कि आपकी फ्रिंज ब्राइट बनती है, हम ऐसा मान लें कि P पॉइंट के ऊपर कौन सी फ्रिंज बनी है, ब्राइट फ्रिंज बनी है। तो हम पहले बात करते हैं, इफ एट पॉइंट P ब्राइट फ्रिंज फॉर्म्ड, then condition is पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा। हमने कल पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जो हमारा लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो देखें आप, उसमें मैंने समझाया था कि कैसे ये n लैम्डा आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो इसको कंपेयर कर दें, हेंस तो पाथ डिफरेंस किससे कंपेयर हो जाएगा, x की n d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। ये कंडीशन होगी। nth फ्रिंज की है, ये किसकी है, फॉर nth फ्रिंज। फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज निकालो, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा D अपॉन D, यानी 1 रखोगे तो ये क्या बन गया, लैम्डा D अपॉन D। फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज x2, यानी n की वैल्यू क्या रखो, n इज इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा, x2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा D अपॉन D। अब देखिए, ये भी ब्राइट फ्रिंज है, ये भी ब्राइट फ्रिंज है, ऐसे बनी है। ये पहली ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, तो इनके बीच में क्या होगी, एक डार्क फ्रिंज होगी। तो इस फ्रिंज विड्थ में से इस फ्रिंज विड्थ को माइनस कर दो तो डार्क फ्रिंज निकल जाएगी। तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, क्यों, क्योंकि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज बनी होगी, उसकी विड्थ निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू ये रही 2 लैम्डा D अपॉन D माइनस लैम्डा D अपॉन D, और जब इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगी लैम्डा D अपॉन D। तो मैं यहां लिखता हूं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज को, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज बीटा डैश से ये आ गई लैम्डा D अपॉन D। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने डार्क फ्रिंज की विड्थ निकाल दी। अब हम ब्राइट फ्रिंज के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर हम डार्क फ्रिंज की कंडीशन निकाल के और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकाल लेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। अब हम कंडीशन ले लें कि P पॉइंट के ऊपर आपकी डार्क नी फ्रिंज बनती हो। इफ एट पॉइंट P डार्क फ्रिंज formed, then path difference is, हमने कल पढ़ा था 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये होती है कंडीशन। माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे वही कंडीशन हम लगा देंगे यहाँ पे, जो आपकी फ्रिंज की कंडीशन होगी। तो मैं यहाँ
हमने कंडीशन लगा दी ये वाली। अब देखिए जैसे ये कंडीशन लगाओगे इससे कंपेयर करें, देन या हेंस x की n d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, और यहां से x की n की वैल्यू निकालोगे तो 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। ये आपकी कंडीशन बनेगी, ये nth फ्रिंज के लिए बनेगी, nth डार्क फ्रिंज के लिए, फॉर nth फ्रिंज, फॉर nth डार्क फ्रिंज, फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो x1 इज इक्वल टू यहां 1 रखें 2 इंटू 1-1 लैम्डा d अपॉन 2d, और ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 1, 2 में से 1 गया, लैम्डा d अपॉन 2d फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज। n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो x2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2-1 लैम्डा d अपॉन 2d, और 2 इंटू 2 4 में से 1 गया तो 3 लैम्डा d अपॉन 2d। अब देखिए ये भी डार्क है ये भी डार्क है, दो डार्क के बीच ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज बीटा से लिख देंगे इसको, ये बन जाएगी x2 माइनस x1। वैल्यू रखो x2 x1 की, जैसे ही x2 की वैल्यू रखोगे 3 लैम्डा d अपॉन 2d माइनस लैम्डा d अपॉन 2d, तो इसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो मैं यहीं सोल्व कर देता हूं इसको। तो हमने एलसीएम लिया 2 लैम्डा, यहाँ हो गया 3 लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी, ये बनेगा 2 लैम्डा डी अपॉन 2d, 2 से 2 काट दो, लैम्डा डी अपॉन डी, ये बनेगा बीटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां लिख दूं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। और हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, बीटा और बीटा डैश दोनों के दोनों इक्वल आए हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना सकें। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए यहां से हमें कंडीशन मिली है कि बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ डैश, तो इससे पता लगा कि इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, in case of interference width of dark and bright fringe are of same width, mean beta is equal to beta dash is equal to lambda d upon d। फर्स्ट वैल्यू डिपेंडेंसी ये किस किस पे डिपेंड करेंगी, वो चीज हम यहां देखना चाहेंगे। किस पे डिपेंड करेंगी, फर्स्ट केस है डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 सोर्स, यानी दो सोर्स हैं S1 और S2, इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं। कैसे करती हैं, विड्थ प्रोपोर्शनल टू D। अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया विड्थ कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम कर दिया विड्थ बढ़ जाएगी। दूसरा केस डिस्टेंस बिटवीन सोर्स या ये कह लो स्लिट एंड स्क्रीन, और बीटा प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। अगर आप सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस राइज करते हैं तो विड्थ राइज होगी, कम करते हैं तो कम हो जाएगी। और तीसरी बात है वेवलेंथ ऑफ कोहेरेंट सोर्स,
coherent source, beta proportional to lambda. Mean if we increase the wavelength, width increase, we decrease the wavelength, width decrease. इसका मतलब हुआ कि अगर आप रेड और वॉयलेट कलर को देखें तो रेड कलर और वॉयलेट कलर में क्या है, एक रेड कलर है और एक वॉयलेट कलर है। तो रेड कलर की लैम्डा ज्यादा होती है वॉयलेट से, तो इसका मतलब रेड कलर की फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगी वॉयलेट कलर के कंपैरिजन में। तीन चीजों पे डिपेंड करती है और एन पे डिपेंड नहीं करती, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो ये हमारा जो कंडीशन थी फ्रिंज की, फ्रिंज पोजीशन की और फ्रिंज के बारे में, तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप देख सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि फ्रिंज विड्थ है एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। नंबर 4 बात है, एक और बता देता हूं, फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे विड्थ, फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है। फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अगर आपका वेव है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो समझ लेना कि उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, अगर उसका एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी विड्थ भी कम हो जाएगी। ये था आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और कंडीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। ये इंटरफेरेंस हमने यहाँ इसको खत्म कर दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंटरफेरेंस का। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इंटरफेरेंस के बारे में बिल्कुल अवेयर हो गए होंगे और इंटरफेरेंस, आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए या कोई न्यूमेरिकल आए, कोई टॉपिक आए, तो आप आसानी से उसको सोल्व कर लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हुआ, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिले और कोई भी नया वीडियो आए तो आपको आसानी से मिल जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।